अच्छा जी। today's lecture is not going to be too long as compared to the last ones। तो इसके अंदर बस हमने जो अभी तक देखा है इंडक्शन मोटर्स के बारे में, जो कुछ पढ़ा है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हुई है, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे बस थोड़ी सी। और ये देखेंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें आपने एनालिसिस करना है इन चीज़ों का जो अभी आपने पढ़ी हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क पढ़ लिया, इंड्यूस्ड टॉर्क की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो कि आपकी जो इंडक्शन मोटर है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, पी कन्वर्टेड की वैल्यू निकालनी हो, पीएजी की वैल्यू निकालनी हो बाय यूजिंग स्लिप एंड ऑल दी पैरामीटर्स दैट आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। तो वो देखेंगे कि हम वो किस तरह से निकाल सकते हैं, जो बाय यूजिंग द टू एग्जांपल्स व्हिच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो ये चीज़ें हम पहले सारी देख चुके हैं कि पुल आउट टॉर्क क्या है, टॉर्क स्पीड कर्व क्या है। और ये हमें जब हमने लास्ट टाइम पुल आउट टॉर्क, मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क देखा था, तो हमें ये अंदाज़ा हो गया था कि जो मैक्सिमम स्लिप है जिसके ऊपर मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क अकर करता है, वो ज़रूर चेंज होती है विद चेंज इन रोटर रेजिस्टेंस R2। बट जो मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क की अपनी वैल्यू है वो नहीं बदलती। और अगर ऐसी स्लिप जिसके ऊपर मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क अकर करे उसकी वैल्यू बदलेगी, तो इसका मतलब है कि वो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो ऊपर की तरफ जाएगा और उसकी जो स्लोप है वो पहले की निस्बत कम हो जाएगी। वो चीज़ हमने विटनेस की थी इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको नज़र आता है कि जैसे जैसे आप रोटर की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते जा रहे हो, वैसे वैसे आपके पास वो स्लिप जिसके ऊपर मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क जो है वो अकर होती है, वो चेंज हो रही है, वो ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा होने का मकसद क्या है कि अगर आप इधर देखो जिसमें सबसे कम थी रेजिस्टेंस आपकी रोटर की, तो मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क जो था वो 1700 आरपीएम के करीब या 650 आरपीएम के करीब अकर हो रहा था मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क। तो मैं ये कह रहा था कि जब हमने इंक्रीज की रोटर रेजिस्टेंस फॉर दिस कर्व, जब ये -25% ऑफ द R2 हो गया था, और द ग्रीन वन, तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क की वैल्यू वही है, बट इट इज नाउ अकरिंग एट ए लोअर स्पीड। और अगर लोअर स्पीड पे अकर हो रही है तो इसका मतलब है कि स्लिप जो है वो उसकी ज्यादा है। सिमिलरली ब्लैक की तरफ देखोगे तो स्टिल द मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क्स वैल्यू इज द सेम, बट इट इज नाउ अकरिंग एट ए इवन लोअर स्पीड देन द ग्रीन वन, सिमिलरली फॉर द रेड वन एंड द ब्लू वन। मतलब ये हो रहा है कि मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क की वैल्यू जो है वो हमारे पास नहीं बदल रही, लेकिन वो स्लिप जिसके ऊपर मैक्सिमम पुल आउट टॉर्क अकर होता है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है R2 के ऊपर। और यही चीज हमने इन फॉर्मूलाज से भी देखी थी कि एस मैक्स जो था वो डायरेक्टली डिपेंडेंट था R2 के ऊपर, बट टी मैक्स या टॉ मैक्स जो था इसके अंदर R2 की किसी किस्म की कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास नहीं थी। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देख लेंगे एक एग्जांपल के अंदर कि जब एक्चुअली ऐसे होता है तो उसके अंदर क्या किस तरह से हम उसको विटनेस कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 7-4 है, प्रीटी सिंपल एग्जांपल। इसके अंदर है एक 2 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर जो है वो इज सप्लाइंग 15 किलोवाट्स टू अ लोड एट अ स्पीड ऑफ 2950 आरपीएम। स्पीड दी हुई है, लोड की पावर की वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और 2 पोल। व्हाट इज द मोटर स्लिप? मोटर स्लिप पूछा है। मोटर स्लिप कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले तो एनसिंक्रोनस फाइंड करना पड़ेगा कि सिंक्रोनस स्पीड क्या है। और ये जो स्पीड उसमें दी हुई है ऑब्वियसली ये हमारी रोटर की स्पीड होगी, या ऑब्वियसली जब हमें मोटर की पैरामीटर्स दिए जा रहे हैं और बता रहा है कि इस लोड को वो इस स्पीड पे उठाती है, तो इसका मतलब है कि ये उसकी एक्चुअल स्पीड है जिसको हम ओमेगा एम बोलते हैं। सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी? सिंक्रोनस स्पीड होगी 120 एफ ओवर पी। एफ गिवन है, पी 2 पोल्स गिवन है, और 120 ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओमेगा सिंक्रोनस मिल जाएगा या एन सिंक्रोनस मिल जाएगा। एन सिंक्रोनस में से हम एन एम को माइनस करके डिवाइडेड बाय एन सिंक्रोनस मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो मोटर की स्लिप जो है वो हमें पता लग जाएगी। सेकंड चीज उसने पूछी है, व्हाट इज द इंड्यूस्ड टॉर्क इन द मोटर इन न्यूटन मीटर अंडर दीज कंडीशन। इंड्यूस्ड टॉर्क जो है वो क्या होगा? तो पावर जो है वो उसने हमें कौन सी दी हुई है? पी कन्वर्टेड दी हुई है, ठीक है, कि 15 किलोवाट का लोड जो है वो उठाती है एट द स्पीड ऑफ 2950 आरपीएम। तो हमें पता है कि टॉ इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू पी कन्वर्टेड ओवर ओमेगा एम होता है, और ओमेगा एम की वैल्यू भी उसने दी हुई है 2950।
सिंपली क्या है 2950 इसको कन्वर्ट किया रेडियन पर सेकंड और ऊपर पी कन्वर्टेड 15 किलोवाट्स, बस डिवाइड कर दिया तो हमें टॉ इंड्यूस्ड मिल गया। अब ये हम सोच सकते हैं कि हम पी कन्वर्टेड की जगह 15 किलोवाट क्यों पुट कर रहे हैं। 15 किलोवाट तो एक्चुअली पी आउट है जो हमें दिया गया है। तो उसके बारे में उसने लिखा हुआ कि द इंड्यूस्ड टॉर्क इन द मोटर मस्ट बी अज्यूम्ड इक्वल टू द लोड टॉर्क एंड पी कन्वर्टेड मस्ट बी अज्यूम्ड इक्वल टू पी लोड सिंस नो वैल्यू वाज गिवन फॉर मैकेनिकल लॉसेस। ये हमने हमेशा देखना होता है कि हमारे पास डाटा क्या क्या है जिससे हम ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ ऐसी गिवन ना हो जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो इसका मतलब ये है कि हमने मैनिपुलेट करना है जो ऑलरेडी गिवन डाटा है, उसमें हमने कोई ना कोई assumption करनी है, उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना है। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको पता है कि आपको एक पावर चाहिए, आपको पता है कि आपको ओमेगा चाहिए। और अगर आप बात कर रहे हो आउटपुट टॉर्क की या लोड टॉर्क की, तो उसके केस में आपके पास पी आउट होना चाहिए और ओमेगा एम होना चाहिए। और अगर आप बात कर रहे हो टॉ इंड्यूस्ड की, तो उसके केस में आपके पास पी कन्वर्टेड होना चाहिए और ओमेगा एम होना चाहिए। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि आपको सिर्फ पी आउट दिया हुआ है, पी कन्वर्टेड नहीं दिया हुआ। लेकिन अलॉन्ग विद दैट एक और चीज आप देख रहे हो कि आपको लॉसेस भी नहीं दिए हुए और आपको पता है कि पी कन्वर्टेड और पी आउट के दरमियान में मैकेनिकल लॉसेस होते हैं। तो अगर वो आपको गिवन नहीं है तो फिर आप एक एजम्पशन करोगे, उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन करोगे क्योंकि हमारे पास कोई लॉसेस गिवन नहीं है, तो वी विल कंसिडर द वैल्यू ऑफ पी कन्वर्टेड टू बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पी आउट। और फिर आप उसको एज ए पी कन्वर्टेड की वैल्यू को पे यूज करते हुए आप आसानी से टॉ इंड्यूस तक पहुंच सकते हो, जो उसने वैल्यू निकाल ली 48.6 न्यूटन मीटर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सी के अंदर है व्हाट विल द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द मोटर बी इफ द टॉर्क इज डबल्ड। अब वो बोल रहा है अगर ये टॉर्क जो कि 48.6 न्यूटन मीटर था जो हमने निकाला था, वो कहता है यही टॉर्क अगर हम डबल करते हैं तो हमारी जो नई स्पीड है वो हमारे पास क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये सोचें कि टॉर्क को बढ़ाने से स्पीड पे असर क्या पड़ता है। टॉर्क जब इंक्रीज होती है तो स्पीड के ऊपर क्या असर पड़ता है हमें पता है। लोड टॉर्क जैसे ही बढ़ेगा तो जो स्पीड है मोटर की वो ड्रॉप हो जाएगी। ऐसे ही है ना, लोड टॉर्क जब भी इंक्रीज करते थे और इंडक्शन मोटर के केस में भी हमने यही चीज पढ़ी कि जैसे ही टॉर्क हम इंक्रीज करेंगे, लोड टॉर्क इंक्रीज करेंगे, एज ए रिजल्ट हमारी स्पीड जो है वो डाउन होगी, हमारी स्लिप जो है वो इंक्रीज होगी। इसीलिए हम जब स्लिप देखते थे तो फॉर ए कांस्टेंट टॉर्क देखते होते थे जब कंपैरिजन के तौर पर। ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि हमने टॉर्क डबल कर दी है। तो वो कहता है कि अगर टॉर्क डबल हुई है तो इसका मतलब ये है कि स्लिप भी डबल हो गई। क्यों? क्योंकि लो स्लिप रीजन के अंदर जो हमारा ग्राफ है ये अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट लीनियर होता है, यानी कि अगर हमारा टॉर्क बढ़ेगा तो हमारी जो स्पीड के ऊपर इसका इफेक्ट है वो भी उतना ही होगा, वो भी लीनियर ही होगा। ठीक है। तो यही बात वो कर रहा है, इन द लो स्लिप रीजन द टॉर्क स्पीड कर्व इज लीनियर, द इंड्यूस्ड टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। ठीक है। देयरफॉर इफ द टॉर्क डबल्स द न्यू स्लिप विल बी 3.3%। यस, क्यों? क्योंकि पुरानी स्लिप हमने निकाली थी वो 1.67 थी। अगर हमने टॉ इंड्यूस को डबल किया तो वो 48.6 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। तो सिमिलरली वो कह रहा है कि उस केस में हमारे पास जो स्लिप है वो भी 1.67 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी, जो 3.33% बनती है। तो अब जो नई ऑपरेटिंग स्पीड उसने पूछी है वो अगर हमने निकालनी हो तो 3.33% स्लिप जो है हम निकाल लेंगे कि हमारी मैकेनिकल स्पीड क्या होगी। तो 1 - s इंटू ओमेगा सिंक्रोनस या एम सिंक्रोनस, एस जो है वो इस केस में अब हमारे पास 0.033 हो जाएगा। और एन सिंक्रोनस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3000 आरपीएम। तो ये करके देखा उसने तो 2900 आरपीएम निकला है। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ पे पहले 48.6 न्यूटन मीटर वाले टॉर्क के साथ जो स्पीड थी हमारी वो 2950 थी, तो अब 550 आरपीएम डाउन होके 2900 आरपीएम रह गई। और फिर वो पूछता है कि हाउ मच पावर विल बी सप्लाइड बाय द मोटर व्हेन द टॉर्क इज डबल्ड। तो नई पावर क्या होगी, टॉ इंड्यूस की जगह नई वैल्यू पुट कर दो डबल वाली। ओमेगा एम निकाल चुके हैं हम 2900 आरपीएम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट पहले करेंगे तो हमारे पास जवाब में जो आएगा पी कन्वर्टेड की वैल्यू आ जाएगी, जो अब हमें डबल टॉर्क के साथ ऑपरेट करती हुई ये मशीन जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल हो गई 7-4। ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास एग्जाम्पल 7-5।
अब 7-5 के अंदर अगर आप देखो तो इसमें वो क्या कह रहा है, once again we have been given the values of all the parameters included in your final equivalent circuit जो हमने बनाया था। उसमें R1 होता था, JX1 होता था, उसमें R2 होता था, JX2 होता था, उसमें XM मैग्नेटाइजेशन ब्रांच के लिए होता था। once again the value of RC is not given, which means that we are completely ignoring those losses। ठीक हो गया? तो एडी करंट जो लॉसेज है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। बाकी क्या कह रहा है कि ए 460 वोल्ट 25 एचपी 60 हर्ट्ज 4 पोल वाई कनेक्टेड इंडक्शन मोटर हैज द फॉलोइंग इंपीडेंसेस इन ओहम पर फेज रेफर टू द स्टेटर सर्किट। ये उसने दे दिया। अब रेफर टू द स्टेटर सर्किट, प्लीज कीप दिस इन माइंड एंड प्लीज लुक फॉर दिस इंफॉर्मेशन ऑलवेज, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि आपको जब वैल्यू दी जाए तो इन ऑर्डर टू गेट यू कंफ्यूज्ड मैं जो है वो रेफर टू स्टेटर सर्किट की बजाय मैं एक ऐसा सर्किट जो है वो बना लूं और मैंने ये वैल्यूज उस तरह से दे दूं कि वो रेफर टू रोटर सर्किट हो, क्योंकि ऑब्वियसली जस्ट लाइक ए ट्रांसफॉर्मर हमने ए स्क्वायर को यूज करते हुए रेफर्ड सर्किट निकाला था विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर साइड। so it is possible for me to give you the value of these resistances or impedances refer to the rotor side। तो आपको थोड़ा सा उसका ख्याल जो है वो जहन में रखना पड़ेगा और इस इंफॉर्मेशन के लिए आपको लाजमी देखना पड़ेगा कि मुझे जो वैल्यू दी हुई है वो रेफर टू स्टेटर सर्किट है या रोटर सर्किट है। ठीक हो गया? तो बिकॉज दिस चेंजेस अलॉट, आपको नहीं पता है, आपको अगर आप उसको कन्वर्ट कर लोगे तो ऑब्वियसली जब आप करंट कैलकुलेट कर रहे होगे वो I1 नहीं होगा, वो I1 विद रिस्पेक्ट टू रोटर साइड होगा, तो उसमें ए की वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली सेम थिंग गोज फॉर योर वैल्यूज ऑफ इम्पिडेंसेस, योर वैल्यूज ऑफ EMFs, एवरीथिंग। ठीक हो गया? तो अभी उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेफर टू द स्टेटर सर्किट। अच्छा जी, ए पहली चीज क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ द मोटर एट व्हाट स्पीड एंड स्लिप डज इट अकर। तो मैक्सिमम टॉर्क ऑफ द मोटर क्या होगा? मैक्सिमम टॉर्क का जो रिलेशन है वो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क के रिलेशन के बारे में हमने ये पढ़ा था, ये हम रिलेशन था जब हमने ड्राइव किया। यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें चीज़ें क्या क्या चाहिए। हमें ओमेगा सिंक्रोनस चाहिए, हमें वी थेवेनिन चाहिए, हमें आर थेवेनिन चाहिए और एक्स टू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, एक्स थेवेनिन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि if we want to solve this thing we need to have the value of VThevenin, RThevenin, XThevenin। that means that we have to convert this conventional final equivalent circuit into the Thevenin equivalent circuit। तो Thevenin equivalent circuit के लिए मुझे VThevenin की वैल्यू चाहिए, RThevenin की चाहिए, XThevenin की चाहिए, पर वो हम पहले कर चुके हैं। we just need to put the values of these things into that formulas that we did derive in the last topic that we studied। तो बेसिकली क्या हो गया, हमें वी थेवेनिन, आर थेवेनिन और एक्स थेवेनिन की वैल्यू चाहिए थी। वी थेवेनिन की वैल्यू के लिए फॉर्मूला हम बना चुके हैं। इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर और इफ यू डोंट वांट टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला देन it is always possible for you to derive this formula on spot by taking a look at your final equivalent circuit and replacing the EMF source with a short circuited path and then calculating the R Thevenin or V Thevenin or X Thevenins। तो ये आप उस वक्त भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट वी डिड take into account different kinds of assumptions to each this value R7 is equals to R1 into xm over x1 plus xm का whole square। Similarly this value x7 is almost yeah approachable to the value of x1। तो ये चीज़ें हमने कुछ certain assumptions के साथ निकाली थी। and if you don't memorize these formulas then you have to go through that all that derivation in your paper which is going to be resulted in wasting a lot of time। तो ये देख लेना, बाकी अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। वैसे अगर आप इसको मेमोराइज ना भी करो तो आप सिर्फ फॉर्मूला या सिर्फ उस फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट को देखते साथ एटलीस्ट वी थेवेनिन का फॉर्मूला तो निकाल सकते हो। पीछे ये दोनों चीजें बचती हैं तो ये दीज आर प्रीटी सिंपल, ये याद भी रह जाएंगी। ठीक हो गया? ये तो सिंपली इक्वल है और इसमें सिर्फ एक्सएम ओवर एक्स1 प्लस एक्सएम का होल स्क्वायर है। तो ये इसने वैल्यूज पुट कर ली। वी फाइव की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ऑब्वियसली वो हमें उसने 460 वोल्ट्स दिया हुआ है, बट साथ उसमें कहा हुआ है कि ये वाई कनेक्टेड है। तो वी हैव टू डिवाइड द वैल्यू ऑफ वी टी
बाय √3 इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ V5, तो वो 460 को उसने √3 से डिवाइड किया तो 266 आया। सिमिलरली XM की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, R1 की वैल्यू गिवन है, X1 की गिवन है, XM की गिवन है, और ये उसने सारी वैल्यूज पुट की और VThevenin की वैल्यू निकाली। थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए भी XM X1 R1 की वैल्यूज अवेलेबल हैं, पुट की, RThevenin की निकाली। रिएक्टेंस Xthevenin इज ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू X1 और वो वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है 1.106 ओम। तो अब हमारे पास VThevenin, RThevenin और Xthevenin तीनों वैल्यूज हैं। अब उसने जो पहली चीज पूछी थी कि मैक्सिमम टॉर्क कब पैदा होगा, तो अब हम हमारे पास ये रिलेशन मौजूद है। इसके अंदर हम VThevenin की, RThevenin की, Xthevenin की और X2 की वैल्यू को पुट कर लेंगे तो हमें मैक्सिमम टॉर्क भी मिल जाएगा। सेकंड चीज जो उसने पूछी थी इसी पार्ट के अंदर, वो उसने कहा था कि मुझे वो स्लिप की वैल्यू बताओ जिसके ऊपर ये टॉर्क जो है वो अकर करेगा। तो स्लिप की वैल्यू के लिए हमें R2 की वैल्यू चाहिए, RThevenin, Xthevenin, X2, ये चीजें तो अवेलेबल हैं, और R2 की वैल्यू भी उसने हमें जो है वो दी हुई है। अगर हम देखें तो R2 की वैल्यू ये 0.332 ओम्स जो है वो उसने ऑलरेडी हमें दी हुई है। तो S max, the slip at which the maximum torque is going to be occurring is S max is equals to R2 over R7 plus X7 plus X2। ये इसकी वैल्यू से पुट की 0.198, दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट स्लिप जिसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क जो है वो अकर करेगा। तो अगर उसने स्लिप नहीं पूछी, उसने स्पीड पूछी है, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस एस इंटू ओमेगा सिंक्रोनस या एन सिंक्रोनस, और 1 माइनस एस, एस की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं। द वैल्यू ऑफ स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क इज गोइंग टू अकर, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट की, तो 1444 आरपीएम, दिस इज द स्पीड जिसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क अकर करेगी। और मैक्सिमम जो मैक्सिमम टॉर्क अकर कर रही है उसकी वैल्यू क्या है, तो वो हम ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं। टॉ मैक्स का फॉर्मूला उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे ओमेगा सिंक्रोनस है, ओमेगा एम नहीं है, दैट मींस इट, हम पहले जो बात कर चुके थे कि दिस expression is independent of the rotor speed and is independent of the value of slip। ठीक है, तो ये टॉ मैक्स जो होगा ये हमेशा सेम रहेगा। इट डजेंट मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2 until you are keeping the value of X2, Xthevenin and Rthevenin and Vthevenin constant। ठीक हो गया, तो द वैल्यू ऑफ टॉ मैक्स इज 229 न्यूटन मीटर, जो ये सपोर्ट कर सकती है। फिर अगली चीज जो उसने पूछी है, व्हाट इज द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ दिस मोटर। तो स्टार्टिंग टॉर्क हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टॉ इंड्यूस्ड के फॉर्मूला में, अगर आपको याद हो तो टॉ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला हमने देखा था, इधर चला गया, ये इस टॉ इंड्यूस्ड के फॉर्मूला में अगर आप देखो तो ये स्लिप इन्वॉल्व है। अब अगर अब वो हमारे से स्टार्टिंग टॉर्क की बात कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग टॉर्क के ऊपर हमारी स्लिप की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि रोटर जो है वो रेस्ट पोजीशन में होता है। If we put the value of slip is equals to 1 in this equation, we are going to calculate the value of tau at slip 1, and slip 1 corresponds to the starting condition। तो उसने क्या करना है, उसने इस s की जगह जो है वो 1 पुट कर देना है, तो हमें यही इक्वेशन जो है अब tau इंड्यूस की वैल्यू देगी जब हमारे पास स्लिप 1 होगी या स्टार्टिंग कंडीशन होगी। तो उसने वही काम किया है, वहां पे स्लिप की वैल्यू को 1 पुट कर दिया। ठीक है, ये अगर आप देखो तो इफ द रोटर resist sorry the starting torque of this motor is found by setting s is equals to 1 in this equation, वो वैल्यू उसने पुट की और उसके अंदर वैल्यूज निकाल ली, तो स्टार्टिंग टॉर्क इज गोइंग टू बी 104 न्यूटन मीटर। फिर उसने सी पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा है वो है व्हेन द रोटर रेजिस्टेंस इज डबल्ड व्हाट इज द स्पीड एट विच द मैक्सिमम टॉर्क नाउ अकर्स। रोटर रेजिस्टेंस अगर हमने डबल कर दी तो वो स्पीड कौन सी होगी जिसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क अकर करेगा, और व्हाट इज द न्यू स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द मोटर। अब हमें पता है कि मैक्सिमम टॉर्क में नहीं बदलना बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, लेकिन क्या बदलेगा, नई स्टार्टिंग टॉर्क का जो की जो वैल्यू है, क्योंकि वो हमने देखा था कि विद चेंज इन रेजिस्टेंस स्टार्टिंग टॉर्क आल्सो चेंजेस। तो वो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस डबल कर दी, ये रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी गिवन है 0.332, इट इज नाउ मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वैल्यू हमारे पास बन गई 0.664। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि हमने वैल्यू डबल कर दी, तो वैल्यू डबल करने के बाद हमारे पास जो स्लिप होगी वो क्या होगी। अब वो कहता है कि इफ द रोटर रेजिस्टेंस इज डबल्ड देन द स्लिप एट द मैक्सिमम टॉर्क डबल्स टू, वही बात जो हमने लास्ट एग्जांपल में की थी। तो स्लिप हमारे पास पहले निकली थी, क्या निकली थी, 0.198, ये वो स्लिप है जिसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क जो है वो हमारी अकर करती थी। तो अब वो
मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 0.396 होगी, ठीक है। तो वो स्पीड जिसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क ने अकर करना है वो क्या होगी, 1 माइनस एस इंटू एन सिंक्रोनस वैल्यू पुट की। तो नाउ the value of maximum torque will occur at 1087 rpms instead of 1444 rpms that we calculated earlier. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है रोटर की वो हमने डबल कर दी है। अब मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या होगी वो हमें पता है, वो चेंज नहीं होती। तो द मैक्सिमम टॉर्क इज स्टिल 229 न्यूटन मीटर। स्टार्टिंग टॉर्क उसने पूछा था कि स्टार्टिंग टॉर्क के ऊपर अब क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू कैसे निकाली थी, इस फॉर्मूला से, बाय सेटिंग द वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1। अभी भी एस हमारा इज इक्वल्स टू 1 ही होगा। द ओनली थिंग दैट विल चेंज इन दिस थिंग इज द वैल्यू ऑफ R2। जो पहले 0.332 थी वो चेंज हो गया 0.664 हो गई। एवरीथिंग एल्स विल रिमेन अनचेंज्ड। नाउ द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क इज 170 न्यूटन मीटर। तो यू कैन हैव अ लुक कि हमने जो अभी तक पढ़ा था कि हम R2 की वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो टॉर्क स्टार्ट की वैल्यू बदल जाएगी। वो देखो 104 से इंक्रीज होके 170 तक आ गई। टॉप मैक्स की वैल्यू सेम रहेगी, वो सेम रही। स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क वाज गोइंग टू अकर उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, और इसी तरह से वो स्पीड जिसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क अकर कर रहा था उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी वो वही बातें कर रहा है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि द सेक्शन 7-5 contain the derivation of torque speed characteristic for an induction motor. In fact, the several characteristic curves were shown, हमने काफी सारे शो किए डिपेंडिंग ऑन रोटर रेजिस्टेंस, वही जिसमें हमने ग्रीन, ब्लू, ब्लैक वगैरह शो किए थे फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस। एग्जांपल जो अभी हमने देखी है वो कहता है दिस इलस्ट्रेटेड एन इंडक्शन मोटर्स डिजाइनर्स डायलेमा, कि डिजाइनर का डायलेमा क्या है, वो किस जगह पे फंस जाता है आगे। वो इस जगह पे फंसता है कि इफ अ रोटर इज डिजाइंड विद हाई रेजिस्टेंस, अगर रोटर को हम हाई रेजिस्टेंस पे डिजाइन करते हैं तो द मोटर्स स्टार्टिंग टॉर्क इज क्वाइट हाई। हमने इंक्रीज कर लिया बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रोटर। क्या इंक्रीज कर लिया? स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू को। बट द स्लिप इज नाउ आल्सो क्वाइट हाई एट नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। बट अगर हम देखें तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन के अंदर जो वैल्यू ऑफ स्लिप है वो ज्यादा हो गई है। अगर आप यहाँ देखो, ये जो ऊपर आपको नजर आ रही है डॉटेड लाइन, ये ज्यादा वैल्यू ऑफ R2 के लिए है, ये कम वैल्यू ऑफ R2 के लिए है। तो स्लिप की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ टॉर्क वी विल हैव लेस अमाउंट ऑफ स्पीड, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो कहता है कि सॉरी किधर गया, बट स्लीप इज आल्सो क्वाइट हाई एट नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस। रिकॉल दैट पी कन्वर्टेड, अगर हमें याद हो कि पी कन्वर्टेड वाज इक्वल्स टू 1 माइनस एस पी ए जी। तो अगर वैल्यू ऑफ स्लिप जो है वो हाई हो जाएगी तो इसका मतलब है कि पी कन्वर्टेड की वैल्यू जो है वो ड्रॉप हो रही है। और पी कन्वर्टेड की वैल्यू वो वैल्यू थी जो मैकेनिकल के अंदर जानी है, जो चेंज होनी है, ठीक है। तो हायर द स्लिप स्मॉलर द फ्रैक्शन ऑफ द एयर कैप पावर विच इज एक्चुअली बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल फॉर्म, एंड thus the lower the motor's efficiency, motor की efficiency कम हो रही है। A motor with high rotor resistance has good starting torque. This is the dilemma. A motor with high rotor resistance has a good starting torque but poor efficiency at normal operating conditions. On the other hand, a motor with low rotor resistance has low starting torque and high starting current, but its efficiency at normal operating conditions is quite high. तो दोनों चीजें they come hand in hand. An induction motor designer is forced to compromise between these conflicting requirements of high starting torque and good efficiency. हमें high starting torque भी चाहिए, हमें good efficiency भी चाहिए। तो वो कहता है कि जो डिजाइनर है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कहीं दरमियान में कि एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क भी अवेलेबल हो विद कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी। तो वन पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस डिफिकल्टी वाज सजेस्टेड इन द पास्ट सेक्शन। जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो मैंने इसका एक सोल्यूशन जो था वो बताया था कि वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर ले लो और एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस एंटर कर दो उसकी रोटर के अंदर। वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो होगी, क्योंकि वो चेंजिंग रेजिस्टेंस होगी, तो हम क्या करेंगे फिर स्टार्टिंग के वक्त उसको उसकी वैल्यू ज्यादा कर देंगे। वंस इट इज स्टार्टेड तो हम उसकी वैल्यू को वापस जीरो पे कर दें। ये हम काम कर सकते हैं ताकि हमारी एक बहुत अच्छी एफिशिएंसी भी हमें मिले विद ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क। लेकिन इसके लिए एक तो ये होगा कि हमें वाउंड रोटर मोटर की ज़रूरत होगी। सेकेंडली हमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी। अगर हम ह्यूमन इंटरवेंशन को निकालेंगे तब भी हमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम की ज़रूरत होगी, ब्रशेस की ज़रूरत होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। अनफॉर्चुनेटली
The wound rotor motors are more expensive, need more maintenance, require a more complex automatic control circuit than the cage rotor motors. Also, it is sometimes important to completely seal a motor. ऐसी जगह पे हम अगर यूज कर रहे हैं जहाँ पे लीकेजेस होती हैं, हैजर्डस मटेरियल होते हैं, एक्सप्लोसिव एनवायरनमेंट होता है, हमें सील करनी पड़ती है मोटर, सिर्फ उसकी शाफ्ट बाहर होती है। तो वो कह रहा है कि वैसी जगहों पे हम जो है वो इस तरह की मोटर को कम्प्लीटली सील तो नहीं कर सकते, इसकी चीज़ों को हमने बदलना है, चेंज करना है। तो it would be nice to figure out some way to add extra rotor resistance at starting and to remove it during the normal condition without slip rings and without the operator or control circuit intervention. तो इसके लिए भी मैंने आपको इसका हल बताया था by using the value of reactances which depends on the value of rotor frequency. तो आई होप वो कॉन्सेप्ट आपको उसमें समझ आ गया था, तो याद होगा। उसके अंदर अगर आप देखो तो ना तो वी हैड टू यूज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस और ना ही देयर वाज अ नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। वो ऑपरेशन के अंदर ही हमें पता है कि जब वो हाई स्पीड पे ऑपरेट करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर जो है वो नीचे आ जाती है और एज ए रिजल्ट द रिएक्टेंस प्रोवाइडेड बाय द रोटर वो कम हो जाएगी। एंड स्टार्टिंग कंडीशंस के ऊपर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर इज मैक्सिमम, सो द रिएक्टेंस प्रोवाइडेड बाय द रोटर इज आल्सो मैक्सिमम। तो वो एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और इंतहाई सिंपल है, बस हमने उसको जो है वो इस्तेमाल कर लिया और हमने इन सारी चीज़ों से जो है वो छुटकारा हासिल कर लिया। ठीक हो गया। So the figure shows two round automotive characteristic, one with high resistance, one with low resistances. At high slips, the desired motor should behave like high resistance motor. At low slips, it should behave like, ये वो बातें जो हम पहले कर चुके हैं। So fortunately, it is possible to accomplish just this effect by properly taking advantage of the leakage reactance in induction motor design. ये वो वाला है जो मैंने आपको बताया है, उसकी तफसील से हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, बट मैंने सिर्फ आपको उसका जो मेन एसेंस थी, उसका जो मेन लॉजिक था वो मैंने आपको समझा दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो दिस इज इट फॉर टुडे, हम यहाँ पे अपने लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। if anybody needs to ask some kind of question from this lecture or the lectures, all the lectures related to induction motor, तो they are welcome, अपना हैंड रेज कर लें। कोई भी और बात अगर आपने करनी है, किसी और किस्म की डिस्कशन करनी है, तो यू आर वेलकम फॉर दैट टू। keep this into your mind that this is the last lecture of this semester, at least for now.